नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका MPPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 7 के बारे में। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को एक बात बता दूं जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कि हम यूनिट 7 ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने यूनिट 5 डिस्कस किया कि हम सीरीज़ से 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस से वीडियोस में सिलेबस को डिकोड क्यों नहीं कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है मेरे चैनल पर 50 डेज स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। सबसे पहले तो आप उस वीडियो को देख लें। उसमें मैंने जो स्ट्रेटजी शेयर की है उसमें हमने यूनिट 5 से स्टार्ट किया है और यूनिट 5 के बाद हमने यूनिट 7 को प्रायोरिटी में रखा हुआ है। इसीलिए हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में हम यूनिट्स को डिकोड करने का काम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिट 7 को हमको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। सबसे पहले तो जैसे कि इसके नाम से ही विदित है कि साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। अब बहुत सारे लोग इसको साइंस की यूनिट बोल देते हैं। हाँ, साइंस ही है सब कुछ, बट इसमें कोर साइंस नहीं है। कोर साइंस का थोड़ा सा ही पोर्शन है। इसमें साइंस है, पर्यावरण है और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य की योजनाएं हैं। सबसे पहले तो इसके दो सोर्सेस मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। पहला सोर्स है यूनिट 7 की परीक्षा धाम वाली बुक और दूसरा सोर्स है निर्माण IAS की यूनिट 7 की साइंस वाली बुक। देखिए, जो परीक्षा धाम की बुक है उसकी क्वालिटी क्या है कि वो शॉर्ट है और टू द पॉइंट है। उसे पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, कलरफुल है, थोड़े आपको उसे पढ़ते हुए ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा, आपको लाइट लगेगा थोड़ा सा और जल्दी जल्दी कवर हो जाएगी। लेकिन जो निर्माण की बुक है, ये थोड़ी सी निर्माण की जो बुक्स होती हैं वो डिटेलिंग के साथ रहती हैं। उनका पर्पस सिर्फ प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक थोड़ा सा सीमित नहीं रहता, वो थोड़े डेप्थ में जाकर भी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इस बुक का एक फ़ायदा और है कि यूनिट 7 की जो निर्माण वाली बुक है उसमें साथ ही साथ में आपको ऑब्जेक्टिव्स भी पीछे दिए हुए होते हैं। और इनकी बुक्स को भी मैंने परीक्षा धाम की बुक भी पढ़ी है और निर्माण की बुक भी पढ़ी है। परीक्षा धाम की बुक भी अच्छी है, बट निर्माण की बुक का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, अब आप उसके पीछे के जब ऑब्जेक्टिव लाएंगे ना, तो निर्माण की बुक में वो मान लो 8 पेज का कोई चैप्टर है, तो उन 8 पेज में जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं उनको वो ऑब्जेक्टिव्स में कवर कर देते हैं। तो जब आपको रिवीजन करना है ना, तो आप यदि बहुत ज़्यादा जल्दी में है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अब आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स के अलावा एक बुक और जो मैं आपको अच्छी एक्यूरेसी के लिए बताना चाहूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएँ जो इन दोनों बुक्स में शायद ना मिलें आपको। तो उसके लिए हमको घटना चक्र की साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली ऑब्जेक्टिव जो घटना चक्र आती है, घटना चक्र की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ बुक्स आती हैं ना, पूर्वावलोकन करके, उनमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली बुक को लेना है। वैसे तो इसकी PDFs भी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई रहती हैं। आप जाएंगे, सर्च करेंगे घटना चक्र साइंस एंड टेक PDF करके, तो आपको बहुत सारे चैनल्स में उसकी PDF भी मिल जाएंगी और इसकी बुक भी मार्केट में आती है। बट मैं तो ये कहूँगा कि आप इसकी बुक यदि जो भी ले सकता है इसकी बुक ख़रीदे, क्योंकि इसमें रिसेंटली इंडिया में जो भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, मेनली सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन साइंस एंड टेक के पूछे जा रहे हैं वो सारे ये कवर करते हैं। और इस बुक की भी एक खासियत होती है कि घटना चक्र की बुक में कोई भी ऑब्जेक्टिव दिया रहता है तो उस ऑब्जेक्टिव के बाद उसकी पूरी समरी दे देते हैं। वो छोटे से पैराग्राफ में उसके सारी डिटेल्स बता देंगे। तो वो आपको क्या है, आपका नॉलेज एनहेंस कर देता है, आपके नॉलेज को एक स्टेप और बेटर बना देता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है MPPSC के प्रीलिम्स को निकालने के लिए
उसमें यही है कि आप ना किसी टॉपिक को 360 डिग्री एंड बियॉन्ड कवर करें। भाई आपने किसी टॉपिक को 360 डिग्री कवर कर लिया, मतलब उसे पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया, लेकिन फिर भी आप उससे एक स्टेप आगे सोचिए, क्योंकि आयोग उससे एक स्टेप आगे सोचकर भी क्वेश्चन बना सकता है। इसीलिए हमें घटना चक्र की बुक को भी साथ में लेके चलना होगा। इसके बाद इसके जो PYQs हैं इस यूनिट के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसके PYQs रिपीट भी हो जाते हैं और टेक्निकल टॉपिक्स हैं इसमें, तो उनको लिंक करके हम आगे के टॉपिक्स भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो PYQs आप जो आयोग की वेबसाइट है वहाँ से आप पेपर्स डाउनलोड करके, या फिर मार्केट में भी PYQs की बुक आती हैं, वहाँ से आप PYQ देख सकते हैं। और मैं भी PYQs की एक सीरीज़ लेके आऊँगा आगे, वो भी आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट तो पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। देखो कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बट हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। शॉर्टकट को आप स्मार्ट वर्क से रिप्लेस करो। आप शॉर्टकट की थ्योरी को छोड़ के स्मार्ट वर्क की थ्योरी पर शिफ्ट होइए। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जो भी आप बुक खरीदें उसको पूरी पढ़िए, 2 बार अच्छे से पढ़िए, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना, इनमें थोड़ी डेप्थ ज़्यादा ले लेना, इनके थोड़े ऑब्जेक्टिव्स ज़्यादा लगा लेना। हाँ, एक बात और, घटना चक्र की बुक से आपको उन्हीं टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स लगाने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हैं, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे घटना चक्र में। आपको सिंपल साइंस के बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इनके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, वो आप लगाइए। आपको स्पेस के टेक्नोलॉजी के मिल जाएंगे, वो लगाइए। मानव शरीर संरचना के मिल जाएंगे, पोषण के विटामिन न्यूट्रिशन इनके मिल जाएंगे, वो लगाइए। डिसीज़ के मिल जाएंगे, रोग वगैरह, इनके आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। लगभग यहाँ तक के तो आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। ये नीचे वाले शायद आपको ना मिलें, ये भी मिल जाएगा, संक्रामक रोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस एरिया। फोकस एरिया क्यों लिखा है मैंने कि इन टॉपिक्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब हमारे पास फोकस एरिया में सबसे पहला पॉइंट, देखिए पहले मैं आपको सिलेबस बता दे रहा पूरा, फिर आपको फोकस एरिया बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का ज्ञान। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? विज्ञान की प्रमुख शाखाएं होती हैं अपनी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 हमारी प्रमुख शाखाएं हैं विज्ञान की। तो फिजिक्स का जो बेसिक ज्ञान होता है, फिजिक्स का बेसिक ज्ञान क्या होता है कि भाई जो राशियां हैं, जैसे स्पीड है, सदिश राशि है, अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। फिजिक्स में कोई यंत्र होते हैं कि भाई प्रेशर किससे नापा जाता है, वायु दाब किससे नापा जाता है, समुद्र की गहराई कौन से मीटर से नापी जाती है। इस तरीके की जो फैक्चुअल चीज़ है बिल्कुल एकदम, कि जैसे लेंस होता है, लेंस के बारे में भी हम बेसिक पढ़ते हैं कि चश्मे में निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लग रहा है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लग रहा है। जो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं वो इस टॉपिक में कवर करेंगे हम। और जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें भी बेसिक जो 11th क्लास में हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, वही होता है। ये प्रारंभिक ज्ञान लिखा ही उन्होंने। प्रारंभिक ज्ञान मतलब हमें इसमें कोई डीप में रिसर्च नहीं करनी। प्रारंभिक ज्ञान मतलब सिंपल आपने पीरियोडिक टेबल देख ली, कंपाउंड्स देख लिए, कोई केमिकल नेम जैसे कॉस्टिक सोडा का साधारण नाम, इस तरीके से जो चीज़ें रहती हैं ना, इनके साइंटिफिक नेम, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, इस तरीके की जो चीज़ें रहती हैं ये इसमें आ जाएगा केमिस्ट्री में। बायोलॉजी में भी वही शुरुआत से लेके जो एनिमल, प्लांट किंगडम, ये सब फाइला वगैरह, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये बेसिक साइज शुरुआती चीज़ें इसमें पढ़नी है। ये यूनिट इन दोनों बुक्स में आपको कवर हो जाएगी, आपकी जो परीक्षा धाम और निर्माण की बुक है। और बाकी इसमें मैं तो ये कहूँगा कि आप इसमें ज़्यादातर घटना चक्र को ही प्रायोरिटी देना इस वाले पॉइंट के लिए। इस वाले पॉइंट को आप घटना चक्र से बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। इसको आप पढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ी बोरियत सी होने लगेगी, क्योंकि थोड़ा सा दे रखा है हर चीज़ के बारे में, फिर आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ा अधूरा रह गया। घटना चक्र में आप सिंपली खोलो फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए वो लगा लो, केमिस्ट्री के लगा लो, बायो के लगा लो, आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है। चलिए, अब इस पॉइंट को मैंने फोकस एरिया में ज़्यादा रखा नहीं था, तो अपना फोकस एरिया के पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले
पॉइंट नंबर 3, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां और ये उपग्रह। एक मिनट, मैं थोड़ा सिलेबस को बड़ा कर ले रहा। देखिए, उपग्रह मतलब होता है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो नाराज़ ना हो, मैं भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स हूँ, बट मुझे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को इक्वली बताना है। सारी चीज़ें जो नॉलेज है वो दोनों ही मीडियम में मैं शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे पास तो इंग्लिश में मैं 2 स्लाइड्स नहीं खोल सकता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ हिंदी का सिलेबस खोल के रखा है, बट मैं ट्रांसलेट करूँगा। उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट। अब ये उपग्रह यहाँ पॉइंट हमारे सिलेबस में है, तो सैटेलाइट्स के बारे में हमें सारी जानकारियाँ लेनी है कि कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है, और कोई अभी ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी आई है सैटेलाइट्स बनाने की, कोई प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च हुआ, इंडिया ने पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया, ये सारी चीज़ें अपन को इसमें पढ़नी पड़ेंगी कि जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस यूनिट में सैटेलाइट्स का मतलब इनका क्या महत्व है, इंडिया का कोई नाविक करके कॉन्स्टलेशन अपना नेविगेशन सिस्टम है, उसका क्या अर्थ है, उसके बारे में जानकारी, उसमें कितने सैटेलाइट होते हैं। फिर इसमें भले ही इसमें लिखा नहीं है, लेकिन जीपीएस, ग्लोनास, जो वर्ल्ड के जो नेविगेशन सिस्टम है, इनके बारे में भी हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यही, उपग्रह भी तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का हिस्सा है, तो यही एक ही पॉइंट इसको मान के चल सकते हो कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हमारे लॉन्चिंग व्हीकल्स रहते हैं PSLV, कि भाई ये PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, कि इसमें कितनी स्टेज होती हैं, कि भाई 4 स्टेज होती हैं कि 3 होती हैं, GSLV Mark 3, SLV, ऐसे करके जो भी हमने पहले से लेके अभी तक लेटेस्ट जो हमने डेवलप कर चुके हैं हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, वो सारी चीज़ें हमें इसमें स्टडी करनी है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, ये तो बहुत आसान है भाई। अभी अभी हमने चंद्रयान-2 को भी सफलतापूर्वक लास्ट ईयर वो किया था, सक्सेसफुली लॉन्च किया था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इसरो, इसमें मेनली अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की कौन सी एजेंसी है? इसरो। तो इसरो ही इसमें मेनली काम करेगी। तो इसरो के जितने भी मिशन हैं सारे एकदम से रट लेना, जो कर चुका है वो भी और जो करने वाला है वो भी। कम से कम 4-5 साल का इसरो बता के ही रखता है अपन को कि हमें कब तक मून पे हमें कब तक लोग उतारने हैं, कब हमारा मंगलयान-2 जाएगा, कब हमारा शुक्रयान जाएगा, ऐसा भी शायद एक मानव अंतरिक्ष मिशन भी जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अपने को इसमें देखनी पड़ेंगी। अब इसके बाद ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ये न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है? न्यूट्रिशन में आते हैं अपने कि भाई हमें एक व्यक्ति को पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विटामिन। अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उससे पहले आप देखना कि हर 2-2, 3-3 साल में क्वेश्चन इसके रिपीट भी हो जाते हैं। तो विटामिन को पूरा डिटेल में पढ़ना। विटामिन बहुत अच्छे से घटना चक्र की बुक में दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से दिए हैं, और उन दोनों बुक्स में भी हैं विटामिन के बारे में फुल डिटेल। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको लगानी, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई विटामिन बी है तो उसे साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, विटामिन सी है तो उसे साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है क्या, इस तरीके की चीज़ें। मतलब आपको पूरा डेप्थ में जाके विटामिन को स्टडी करना और पूरे विटामिन स्टडी करना। मेन विटामिन मत पढ़ना कि B, C, D, E, K। बी में जैसे विटामिन B1, B2, B3, फिर जो जितने भी B12 तक जितने भी विटामिन हैं, जो भी इम्पोर्टेंट विटामिन है, इन सब के टेक्निकल नाम, साइंटिफिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग। जैसे विटामिन B12 है तो साइनोकोबालामिन, तो इसमें कोबाल्ट की कमी हो जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना इस चीज़ को। फिर आता है आपका जेनेटिक डिसीज़। जेनेटिक डिसीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये सारा आपको स्टडी करना। क्यों होती हैं ये स्टडी करना। किस चीज़ की कमी से होती हैं जेनेटिक डिसीज़, ये स्टडी करना। जेनेटिक डिसीज़ क्या होती हैं? जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, जीन्स से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जैसे हीमोफीलिया एक बीमारी है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो मान लो किसी को चोट लगेगी, कुछ होगा तो खून बहता ही रहेगा।
इस तरीके की बीमारी रहती हैं। फिर इसके बाद मान लो सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया हमें अलग से ही लिख रखा है हमारे सिलेबस में। ये इसलिए भी लिख रखा है कि सिकल सेल की जो बीमारी है वो अधिकतर ट्राइब्स में देखी जाती है, और ट्राइब्स सबसे ज़्यादा कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में। और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी हम लोग चला रहे हैं, इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अनुवांशिक रोग आप पढ़ लेना पूरे, और सिकल सेल एनीमिया पे भी थोड़ा थोड़ा अच्छे से देख लेना। इसके बाद आते हैं हेल्थ प्रोग्राम। हेल्थ प्रोग्राम में क्या होते हैं कि भाई टीबी का इरेडिकेशन प्रोग्राम या टीबी उन्मूलन कार्यक्रम कब चालू किया गया भारत में। अभी जितने हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष वगैरह, कि भाई मिशन इंद्रधनुष 3.0 में कितने बच्चों को कितने कौन कौन से बीमारियों के लिए टीके लगाए जा रहे हैं, कि भाई 12 टीके लगाए जा रहे हैं, कि 60 टीके लगाए जा रहे हैं, कि 8 टीके लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अपने को हेल्थ प्रोग्राम्स में देखनी पड़ेंगी। हेल्थ प्रोग्राम हमें ऐसा नहीं कि रिसेंट के पढ़ने, हमें पूरे हेल्थ प्रोग्राम्स पढ़ने हैं कि मलेरिया का कौन सा कब मिशन आया, टीबी का कब आया, एड्स का कब आया। जितना आज़ादी के बाद जो भी हेल्थ में हम मिशन लाएं, सारे हेल्थ मिशन उनको रट लेना, उनका ईयर अच्छे से याद कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ईयर ही है कि भाई ईयर हमें अच्छे से याद करना। और जिस मिशन में कोई हमने वैक्सीन्स लगाई हैं, जैसे ये मिशन इंद्रधनुष वगैरह है, इनमें हम वैक्सीन लगाते हैं, तो इसमें हम कौन कौन सी बीमारियों के लिए वैक्सीन लगा रहे हैं, कि काला अजहर के लिए लगा रहे हैं, और मलेरिया के लिए लगा रहे हैं, कि हम किन किन बीमार, पोलियो के लिए लगा रहे हैं, किन किन चीज़ों के लिए लगा रहे हैं, ये आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इम्पोर्टेंट, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ है? ये दिया है, एवं जैव विविधता। इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या है? ये इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है अपना, कि भाई अपना जो फूड चेन है, फूड वेब है, जो आहार तंत्र है जीव जंतुओं का, ये सब हमें इसमें स्टडी करना पड़ेगा। और ये बहुत सामान्य रूप में इसका बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट है ना, ये है कंसेप्चुअल टॉपिक। इसमें आप कंसेप्ट क्लियर करना, इसको रटना मत, इसका आप कंसेप्ट क्लियर करो कि भाई कब एनर्जी का पिरामिड जो है, जैसे पिरामिड पढ़ोगे आप इसमें 3, तो कब एनर्जी का पिरामिड उल्टा रहेगा, कब सीधा रहेगा। एनर्जी का पिरामिड तो वैसे हमेशा सीधा ही रहता है, क्योंकि लोअर लेवल से हायर लेवल पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। मान लो पॉपुलेशन का पिरामिड है, तो वो टेरेस्ट्रियल सिस्टम में सीधा पिरामिड रहेगा, लेकिन उसमें ओशियानिक सिस्टम में आपका उल्टा पिरामिड हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये इसका आप कंसेप्ट क्लियर करना। इकोलॉजी में फूड चेन, फूड वेब, ये सब पढ़ना। फिर ये बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक में अल्फ़ा, बीटा, गामा टाइप की 3 टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है। फिर बायोडाइवर्सिटी रीजन वगैरह ये सब, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कंसेप्चुअली पढ़ लेना। इसके बाद प्रदूषण तो भाई आप बचपन से ही पढ़ते आए हो, और आप प्रदूषण करते भी जा रहे हो, तो प्रदूषण तो पता ही है आपको। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना कि भाई एसिड रेन हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस में भी जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो, लेकिन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? मीथेन का ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है। मीथेन का उत्सर्जन भले ही इन्वायरमेंट में कम हो रहा है, लेकिन वो लंबे समय तक बनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक नहीं रहती, वो एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी, लेकिन कुछ गैसेस रहती हैं वो बहुत लंबे समय तक रहेंगी। तो ऐसे थोड़ा डिटेल में जाके देखो, डिटेलिंग जो करेगा ना, जो बहुत डिटेल में जाके थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ेगा, उसका प्रीलिम्स भी निकलेगा और उसका मेंस भी बहुत अच्छे से वो परफॉर्म करके आएगा मेंस में। इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा डिटेल में पढ़ना, इसको कोई जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से मत निकालिए। देखिए आप पीएससी के एस्पिरेंट हैं, आपको थोड़ा डीप में जाके पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन कोई वनडे एग्जाम दे रहे हैं कि टिक मार्क करके आ गए, बस मज़ा आ गया, एक नंबर प्रीलिम्स निकल गया, हो गया सिलेक्शन। यहाँ सिलेक्शन नहीं होएगा। आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, मेंस में आपको कुछ नहीं बनेगा। जब एक पेज खाली रहेगा आपके सामने, आपको लिखने आएगा प्रदूषण पे लिखो, एक पेज आप 10 लाइन नहीं लिख पाओगे। यदि आप यहीं डिटेल में पढ़ लोगे ना, तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। मेंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको फटाफट आंसर आप लिख दोगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप जब आपके सामने जब इंटरव्यू के सवाल आपके सामने पुट किए जाएंगे, तो उनके भी आंसर आप बहुत ही इफेक्टिवली दे पाओगे। इसलिए डिटेलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है। अब जो टॉपिक आता है कि है ये ह्यूमन बॉडी।
अब देखो जैसे हर यूनिट में ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं एमपीपीएससी के, चाहे आप वो पूरी यूनिट पढ़ लो या फिर वो टॉपिक पढ़ लो। ऐसे ही इस यूनिट में ये टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। ये अकेले ही टॉपिक आपको परीक्षा धाम की बुक में कम से कम आधी बुक में यही टॉपिक मिल जाएगा, या आप उसमें देख लेना निर्माण की में भी आधी बुक में यही टॉपिक है, क्योंकि है ही इतना बड़ा कि ह्यूमन बॉडी में पूरी चीज़ें, पूरे ह्यूमन बॉडी के सारे अंगों के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया। लेकिन इसमें आपको ज़्यादातर ध्यान देना है हड्डियों वाले पे पोर्शन पे, कि भाई कितनी हड्डियाँ होती हैं, एक्सियल बोन्स कितनी होती हैं, परपेंडिकुलर बोन्स कितनी होती हैं। इस तरीके से आपको सारे हड्डियों से रिलेटेड जो जो बीमारी भी होती हैं वो सारी भी आप देख लेना। फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम पे ध्यान देना, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र, ये तीनों टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट आता है अपना ये सेकंड, ये बचता है। बाकी अपन ने ये कवर कर लिया, ये कर लिया, ये सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिए। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान वही जो अपने इंडिया के जो वैज्ञानिक संस्थान है, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इस तरीके के जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, विक्रम साराभाई अपना स्पेस सेंटर, इस तरीके के जो जो भी संस्थान है ना, इनमें मेनली आप ईयर याद रखो। सबसे पहले तो कोई भी संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई, और कोई जैसे बड़े कोई व्यक्ति ने उनकी स्थापना की है तो उनके बारे में आप याद रखो। ईयर तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भाई इसरो का स्थापना कब हुई, कि 15 अगस्त 1969 को हुई कि 15 अगस्त 1970 को हुई। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसमें डायरेक्ट हिट आप कर सकते हो क्वेश्चन को। फिर इसके बाद डीआरडीओ और इसरो के मिशन तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और डीआरडीओ मिशन नहीं करता, डीआरडीओ करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस चीज़ का करता है? ये डिफेंस रिलेटेड चीज़ें बनाता है। जैसे कोई टैंक बना दिया, मिसाइल बना दी, जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है। अब ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस क्यों है? कि भाई दो नदियों के नाम पे इसका नाम रखा है अपन ने। और दो नदियाँ कहाँ की हैं? एक इंडिया की है, एक रूस की है। इंडिया की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। रूस की कौन सी है? मोस्कवा। तो ऐसी आपको डिटेल्स आपको छोटी छोटी इन चीज़ों में याद रखनी है। डीआरडीओ के सारे जो भी वो रिसेंट डेवलपमेंट करते जा रहा है, भाई कोई ड्रोन बनाया, कोई टैंक बनाया, कोई हेलीकॉप्टर बनाया, ये सारी चीज़ें आप याद रखना। फिर इस तरीके से बुक में आपको, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे 3-4 नाम लिखे हैं, आपको और छोटे छोटे संस्थान भी मिलेंगे। जैसे हमारे एमपी में राजा रमन्ना सेंटर फॉर लेजर टेक्नोलॉजी भी है, तो वो कब बना, जैसे उसका उद्घाटन किसने किया, कि भाई कोई राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया था कि उपराष्ट्रपति ने किया था। ऐसी ऐसी इसमें डिटेल है छोटी छोटी, तो ये सब चीज़ें आप देखना इसमें। ठीक है, अब देखिए इस यूनिट में ना 2 टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। एक ये प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, ये यूनिट 3 में भी है। देखो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, प्राकृतिक खतरे आपदाएं। ठीक है, ये टॉपिक आपको यहाँ भी मिल गया। तो आप चाहो तो इसे, वैसे तो उन बुक्स में आपको मिलेगा ये टॉपिक, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें डुप्लीकेशन मत करना, एक ही जगह कहीं पढ़ लेना अच्छे से डिटेल में। फिर ये सतत विकास लक्ष्य, ये यूनिट 6 का टॉपिक है। यूनिट 6 में ये देखो आप, यहीं कहीं अपने को ये देखो, ये सतत विकास लक्ष्य, तो एक ही जगह पढ़ लेना, ये 2 जगह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन था, जिसमें हमने जाना कि यूनिट 7 जो कि विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आधारित यूनिट है, इस यूनिट की हमारे सिलेक्शन में काफ़ी अहम भूमिका होगी, क्योंकि ये साइंस का पोर्शन जो है पेपर 3 मेंस में भी कवर किया जाता है। इसलिए आप इसको यूनिट को अच्छे से पढ़िएगा। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, जो सोर्सेस मैंने आपको बताए हैं, और आप जिस सोर्स से पढ़ना चाहें, ज़रूरी नहीं आप इन्हीं सोर्सेज से पढ़ें, आप जो भी सोर्स लेना चाहें उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, थोड़ी डिटेल से पढ़ें, और जो टॉपिक्स मैंने फोकस करने के लिए बोले हैं आप उन पर फोकस करेंगे तो निश्चित ही आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।